Our educational channel Law Guru Ashu Gupta presents a lecture series of all law subjects. So subscribe to study well and press the bell icon. नमस्कार दोस्तों, मैं आशु गुप्ता अपने चैनल लॉ गुरु आशु गुप्ता में आप सभी का आज फिर से स्वागत करता हूं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की चलती हुई सीरीज में आज हम बात करेंगे लैंड लॉज के बारे में, यानी कि भूमि विधियों में कौन कौन से ऐसे एक्ट्स हैं जो हमें यहाँ पर पढ़ने होते हैं सब्जेक्ट्स के अंतर्गत। और उसी कड़ी में सबसे पहले, क्योंकि यहाँ पर स्टेट लॉज एप्लीकेबल होते हैं, तो हम सबसे पहले बात करेंगे यूपी लैंड लॉज के बारे में। और यूपी लैंड लॉज में एलएलबी के या बीएलएलबी के छात्रों के लिए कौन कौन से एक्ट्स यहाँ पर पढ़ने जरूरी है उसे भी जान लेंगे। और साथ ही जानेंगे कि यूपीजेड एंड एलआर एक्ट, यानी कि यूपी जमींदारी एबोलिशन एक्ट एंड लैंड रिफॉर्म एक्ट 1950 में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो उन्हीं सबके बारे में जानेंगे। और अगर अब आप इन लेक्चर वीडियोस के पीडीएफ नोट भी हम लोगों से चाहते हैं तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर आप हमसे कॉल करके नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं आज के लेक्चर वीडियो की ओर। तो आइए समझ लेते हैं, आज बात करते हैं लैंड लॉज के बारे में। लैंड लॉज में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर पढ़ने हैं, लेकिन उससे पहले मैंने आपको पहले भी बताया कि यहाँ पर स्टेट वाइज लॉ एप्लीकेबल होता है, यानी कि हर स्टेट में लैंड लॉ अलग एक एक्ट बना हुआ है। और लैंड लॉ में जब भी हम पढ़ते हैं तो बहुत सारे एक्ट्स यहाँ पर आते हैं, बहुत सारे लेजिस्लेशन आते हैं, जैसे आप देख भी रहे होंगे। अगर सबसे पहले बात करें यूपीजेड एंड एलआर एक्ट, यानी कि उत्तर प्रदेश जमींदारी एबोलिशन एंड लैंड रिफॉर्म एक्ट 1950, यूपी लैंड रेवेन्यू एक्ट 1901, उसके बाद यूपी इम्पोजिशन ऑफ सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग्स एक्ट 1960, यूपी पंचायती राज एक्ट 1947, यूपी रेवेन्यू कोड 2006। तो जब भी आप लैंड लॉज पढ़ते हैं, हम लोग बीएलबी के स्टूडेंट्स हैं, अगर वो यूपी के हैं तो वहां पर डेफिनेटली ये सब्जेक्ट अक्सर पूछा जाता है यूपीजेड एंड एलआर के नाम से, कि क्या इसमें कौन कौन से, आपको पहले तो यही समझ लेना है कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट एक्ट्स पढ़ने होते हैं। तो बेसिकली ये 4-5 एक्ट्स हैं जो यहाँ पर लैंड लॉज के अंतर्गत पूछे जाते हैं बीएलएलबी और एलएलबी के छात्रों के लिए। अब यहाँ पर आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो सब एक्ट्स के बारे में ना करके उसके बारे में हम धीरे धीरे आने वाली सीरीज में बात करेंगे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर करते हैं यूपी जमींदारी एबोलिशन एंड लैंड रिफॉर्म एक्ट 1950 के बारे में, जहां से ये सारी लैंड रिफॉर्म की कंडीशन शुरू होती है। तो उसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे एग्जाम पेपर में पूछे जाते हैं, तो उन्हें देखते हुए चलते हैं। लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि थोड़ा सा टफ होता है यूपीजेड को समझना। अगर आप ये समझ जाते हैं कि उसमें कौन कौन से क्वेश्चंस आपको पढ़ने हैं तो बहुत इजी हो जाएगा एग्जाम में मार्क कवर करना। तो यहां पर देखते हैं सबसे पहले रीजंस फॉर एबोलिशन ऑफ जमींदारी। देखिए, जब हमारे यहाँ ब्रिटिशर्स शासन था, क्योंकि जब हम स्वतंत्र हुए, जब हम आजाद हुए तो ब्रिटिशर्स शासन था, और ब्रिटिशर्स ने एक पद्धति बनाई हुई थी कि कुछ जमींदार बना दिए थे, जो राज प्रथा थी उन्हें जमींदारी प्रथा में कन्वर्ट करने का श्रेय ब्रिटिशर्स को ही जाता है। और ये जो जमींदारी जो लैंड का, अगर बात करें लैंड रिफॉर्म्स की बात करें, तो ये पूरा का पूरा जो देखने में आता है जमींदारी प्रथा, ये बेसिकली लॉर्ड कैनिंग के समय में, लॉर्ड कैनिंग के दिमाग की उपज थी, जिन्होंने इस सारे सेशन को यहाँ पर इंडिया में एप्लीकेबल कराया। और जो राज व्यवस्था थी वो धीरे धीरे जमींदारी व्यवस्था में कन्वर्ट होती चली गई, जहां पर जागीरदार होने लगे या फिर इंटरमीडियरीज होने लगे, यानी कि मध्यवर्ती होने लगे। तो इस तरीके की कंडीशन जब वहां पर बनी, तो हमारा देश जब आजाद हुआ तो उस पर ध्यान गया गवर्नमेंट का, और वहां पर कुछ कंडीशंस लेकर आए गए और ये एक्ट पास किया गया, उत्तर प्रदेश जमींदारी एबोलिशन एंड लैंड रिफॉर्म एक्ट 1950। 1 जुलाई 1952 को ये लागू किया गया था। तो इसमें सबसे पहले क्वेश्चन आपसे एग्जाम पेपर में यही पूछा जाता है, रीजंस फॉर एबोलिशन ऑफ जमींदारी, की जमींदारी प्रथा को क्यों खत्म किया गया, क्या उसके पीछे के रीजंस थे। तो अपने आप में 20 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, क्यों जब ब्रिटिशर्स के बाद इंडियन गवर्नमेंट आई तो उसने इस प्रथा को खत्म करना ही सही समझा। तो उसके रीजंस यहाँ पर डिटेल में पूछे जाते हैं, तो 20 मार्क्स में जरूर तैयार करके जाइएगा। थियोरटिकल पार्ट है, इजीली आप समझ भी जाएंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है। और आने वाले समय में इन सभी क्वेश्चंस पर डिटेल में हम धीरे धीरे बातें भी करते रहेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसेंशियल फीचर्स ऑफ यूपीजेड एंड एलआर एक्ट। हमेशा हर एक्ट की तरह यहाँ पर भी 20 मार्क्स में एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रूप में आपके एग्जाम पेपर में पूछा जाता है कि यूपीजेड एंड एलआर एक्ट, यानी कि लैंड रिफॉर्म एक्ट के कौन कौन से इसेंशियल फीचर्स यहाँ पर एप्लीकेबल होते हैं, कौन कौन से इसेंशियल फीचर्स हैं जिसकी वजह से यहाँ पर ये बहुत अच्छे तरीके से वर्क कर पाता है। उसके बाद आता है एम्स एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ यूपीजेड एंड एलआर एक्ट। इसके क्या ऑब्जेक्ट्स है, इसके क्या उद्देश्य रहे हैं इस एक्ट को लागू करने के, वो भी यहाँ पर 10 मार्क्स में अक्सर पूछे जाते हैं, तो इसे भी जरूर पढ़कर जाइएगा। उसके बाद
एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रूप में पूछा जाता है, वेस्टिंग ऑर्डर क्या होता है, यानी कि निहित करने वाली आज्ञा। इसके बारे में जरूर पढ़कर जाइएगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है 20 मार्क्स में, 10 मार्क्स में और 4 मार्क्स में हर तरीके से आपसे पूछा जाता है, शॉर्ट में, लॉन्ग में या वेरी शॉर्ट में। तो हर यूनिवर्सिटी में, यहाँ पर यूपी में आपसे ये पूछा भी जाएगा, तो इसे जरूर ध्यान करके जाइएगा, क्योंकि यहीं से यूपी जेड एंड एलआर एक्ट की शुरुआत हुई है। उसके बाद फसली ईयर क्या होता है, यानी कि फसली वर्ष क्या होता है, किस तरीके से होता है, उसे शॉर्ट नोट में पूछा जाता है, तो ये भी पढ़कर जाइएगा। कुछ लीगल टर्म यहाँ पर एस्टेट्स के नाम से, यानी कि आस्थान क्या होते हैं, किसे कहते हैं, ये भी पूछा जाता है, तो इसे जरूर देख लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ वेस्टिंग ऑफ स्टेट्स एंड न्यू लैंड रिफॉर्म्स से, यानी कि वेस्टिंग ऑर्डर आने से या स्टेट्स होने से कौन कौन से कॉन्सिक्वेंसेज यहाँ पर निकल कर आते हैं, क्या क्या डिफरेंसेस या क्या क्या इफेक्ट उनका हमारे इंडिया पर पड़ा, हमारे इंडिया में यूपी पर, यूपी के स्टेट में आया है, वो सारी चीजें यहाँ पर पूछी जाती हैं। तो कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ वेस्टिंग ऑफ स्टेट्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 10 मार्क्स में आपसे पूछा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है, इंटरमीडिएरीज कौन होते हैं, यानी कि मध्यवर्ती कौन होते हैं। मैंने आपको पहले भी बतलाया, जागीरदार हूं या जमींदार हूं या यहाँ पर मध्यवर्ती हूं, सबका काम होता था, ब्रिटिशर्स ने इन्हें अपॉइंट किया था लगान वसूलने के लिए, यानी कि टैक्स कलेक्ट करने के लिए। एक तरीके से ये मीडिएटर होते थे दोनों के बीच, ब्रिटिशर्स के बीच और इंडियन पब्लिक के बीच। तो ये वहां से लगान कलेक्ट करके ब्रिटिशर्स को देते थे, तो उसी वजह से यहाँ पर इन्हें इंटरमीडियरीज बोला जाता था। लेकिन उसके साथ साथ कुछ और कंडीशंस यहाँ पर बतलाई गई हैं, तो उसे भी ध्यान से पढ़ेंगे कि जागीरदार, जमींदारी और मध्यवर्ती क्या होते थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है, टीनेंट काश्तकार, यानी कि काश्तकार कौन होते थे। और जब ये काश्तकार आप पढ़ेंगे, 20 मार्क्स में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन आता है, तो जरूर ध्यान से पढ़कर जाइएगा काश्तकार कौन होते हैं और किस तरीके से उसकी व्यवस्था यहाँ इस एक्ट में की गई है। और जब आप काश्तकार पढ़ेंगे तो अक्सर आपको ये देखने को मिलेगा, हेरिडेटरी टीनेंट के बारे में पढ़ने को मिलेगा, मौरूसी काश्तकार क्या होते हैं, फिक्स रेट टीनेंट यानी कि शहर मुयन काश्तकार कौन थे, एक्स प्रोप्राइटरी टीनेंट गत स्वामित्व काश्तकार कौन थे, ऑक्यूपेंसी टीनेंट दखीलकारी काश्तकार किन्हें बोला जाता था, नॉन ऑक्यूपेंसी टीनेंट गैर दखीलकारी काश्तकार कौन होते थे, और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर अक्सर पूछा जाता है सब टीनेंट यानी कि शिकमी काश्तकार कौन होते थे। तो इन्हें जरूर देखकर जाइएगा, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर तरीके से आपसे पूछा जाता है, एक लॉन्ग क्वेश्चन और एक शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से हर बार आता ही आता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सायर। सायर के बारे में जरूर पढ़कर जाइएगा कि सायर कौन होते थे उस समय, यूपी जेड जब लागू हुआ तो सायर कौन होते थे और किस तरीके से यहाँ पर उसके प्रोविजंस दिए गए हैं। कुछ और क्वेश्चन है उन्हें भी देख लेते हैं। तो जमींदारी उन्मूलन अधिनियम में कुछ और क्वेश्चंस यहाँ पर देखते हैं, जहां पर क्लासेस ऑफ टेन्योर होल्डर्स आपको पढ़कर जाना है, 20 नंबर में अक्सर पूछा जाता है। और जब आप ये क्लासेस ऑफ टेन्योर होल्डर्स पढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि भूमिधर, सीरधर, असामी और आदिवासी, ये 4 चीजें आपसे जरूर पूछी जाती हैं। तो क्लासेस ऑफ टेन्योर होल्डर या टेन्योर होल्डर जिन्हें जोतदार के नाम से आप हिंदी में जानते हैं, तो इन्हें जरूर पढ़कर जाइएगा। और जब आप इसे पढ़ेंगे तो ये 4 तरीके तो थे ही, उसके साथ साथ एक यूपीजेड एंड एलआर अमेंडमेंट एक्ट 1958 के थ्रू यहाँ पर गवर्नमेंट लेसी भी जोड़ा गया, यानी कि पट्टेदार, सरकारी पट्टेदार को भी यहाँ पर जोड़ा गया है। जहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन बनकर आता है राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ गवर्नमेंट लेसी, यानी कि सरकारी पट्टेदार के राइट्स एंड लायबिलिटीज क्या होंगे। तो ये जरूर देखकर जाइएगा, और ये तो हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है, 20 मार्क्स में भी आता है और शॉर्ट नोट में भी आपसे पूछ लिया जाता है, तो इसे जरूर करके जाएंगे। भूमिधर कौन होते हैं, सीरदार कौन होते हैं, असामी आदिवासी कौन होते हैं। हालांकि ये बाद में चेंज कर दिए गए, इनकी परिस्थितियों को चेंज कर दिया गया, वो किस किस तरह कन्वर्ट हुए आदिवासी, असामी या सीरदार, भूमिधर, तो वो सब यहाँ पर जरूर पढ़ कर जाइएगा। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है राइट्स ऑफ एन असामी, असामी के क्या क्या राइट्स इस एक्ट के अंतर्गत दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बनता है यूपीजेड एंड एलआर अमेंडमेंट एक्ट 1977, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार पेपर में पूछा जाता है। जहां पर आपको राइट्स एंड रेस्ट्रिक्शंस बताई गई हैं। यहाँ पर भूमिधर को 2 पार्ट्स में बतलाया गया है, भूमिधर विद ट्रांसफरेबल राइट्स और भूमिधर विद नॉन ट्रांसफरेबल राइट्स, यानी कि ट्रांसफरेबल राइट्स के साथ भूमिधर की कंडीशन और नॉन ट्रांसफरेबल राइट्स के साथ भूमिधर की क्या कंडीशन होगी। तो उस कंडीशन में यहाँ पर क्या क्या राइट्स ऐसे भूमिधर के पास होंगे और उन पर कौन कौन सी रेस्ट्रिक्शंस होंगी, दोनों ही तरीके से क्वेश्चन 20 मार्क्स में पूछा जाता है, यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर हर बार पेपर में आता ही आता है, तो इसे जरूर पढ़ के जाइएगा। 1977 के अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा यहाँ पर जोड़ा गया है। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन आता है यहाँ पर गांव सभा, ग्राम पंचायत या लैंड मैनेजमेंट कमेटी। ये 3 क्वेश्चन है और तीनों क्वेश्चन में से हर बार 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन में पूछे जाते हैं और शॉर्ट नोट में भी आते हैं। यहाँ पर सीधा सीधा क्वेश्चन आता है फंक्शंस, पावर्स, ड्यूटीज एंड ज्यूरिसडिक्शन ऑफ
गांव सभा, ग्राम पंचायत या लैंड मैनेजमेंट कमेटी, यानी कि लैंड मैनेजमेंट कमेटी किस तरीके से वर्क करती है, ग्राम पंचायत का क्या काम होता है, गांव सभा किस तरीके से फंक्शन करती है और कौन कौन सी पावर्स यहाँ पर इस एक्ट के अंतर्गत इन तीनों को दी गई हैं। तो जरूर देख कर जाइएगा, ये हर बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। इन दोनों क्वेश्चन को जरूर करके जाइएगा और साथ में टेन्योर होल्डर यानी कि जोतेदार। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है गांव फंड का। गांव फंड क्या होता है इसे जरूर देख लीजिएगा, शॉर्ट नोट में पूछा जाता है गांव फंड और कंसोलिडेटेड गांव फंड के बारे में क्या प्रोविजंस यहाँ पर रखे गए हैं। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर आता है इजेक्टमेंट ऑफ टेन्योर होल्डर, यानी कि जो टेन्योर होल्डर है उन्हें किस तरीके से बेदखल, इजेक्टमेंट बने होता है बेदखली करना, किस तरीके से भूमि से बेदखल किया जा सकता है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट तरीके से पूछा जाता है, 20 मार्क्स में आने वाला क्वेश्चन है, क्योंकि 3-4 तरीके से यहाँ इजेक्टमेंट बतलाए गए हैं, तो उनके प्रोविजंस जरूर देख लीजिएगा। इजेक्टमेंट ऑफ ट्रेसपासर, इजेक्टमेंट फ्रॉम लैंड ऑफ पब्लिक यूटिलिटी, यानी कि पब्लिक यूटिलिटी की लैंड को से बेदखल करना किसी को। उसके बाद इजेक्टमेंट ऑफ भूमिधर और इजेक्टमेंट ऑफ असामी किस तरीके से किया जा सकता है। तो ये सारे के सारे प्रोविजंस आप जरूर देख कर जाइएगा, हर बार क्वेश्चन पेपर में आपसे पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन में अपने आप में बनता है, किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है, चाहे वो इजेक्टमेंट ऑफ टेन्योर होल्डर्स के नाम से हो, चाहे वो इजेक्टमेंट ऑफ ट्रेसपासर या लैंड ऑफ पब्लिक यूटिलिटी या भूमिधर और असामी के नाम से पूछा जाए, तो हर बार पूछा जाएगा और ये चारों तरीके से आप इन्हें प्रोविजंस को देखकर जरूर जाइएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है असेसमेंट एंड पेमेंट ऑफ कंपनसेशन। देखिए जिस समय यहाँ पर इनकी इजेक्टमेंट किया गया या फिर भूमि जो भूमिधर थे, यानी कि भूमिधर थे या इन्हें कह लीजिएगा जो इंटरमीडिएरीज थे, जो इनके बीच मध्यवर्ती थे, जमींदार थे, उनसे जब जमीनें ली गई तो वहां पर उस एवज में उन्हें कुछ कंपनसेशन देने की व्यवस्था भी यहाँ पर की गई थी इस एक्ट के अंतर्गत। तो वहीं पर ये क्वेश्चन पूछा जाता है असेसमेंट एंड पेमेंट ऑफ कंपनसेशन के बारे में, कौन कौन से प्रोविजंस यहाँ पर लैंड रिफॉर्म एक्ट में दिए गए हैं। उसके बाद जैसे कंपनसेशन दी जाती है तो कंपनसेशन के साथ साथ यहाँ रिहेबिलिटेशन ग्रांट की भी व्यवस्था की गई थी, यानी कि उन्हें दोबारा से रिहेबिलिटेट करना, तो उसकी भी कंडीशंस यहाँ पर जरूर देख कर जाइएगा। रिहेबिलिटेशन ग्रांट के नाम से क्वेश्चन 10 या 20 मार्क्स में अक्सर पूछा जाता है, तो जरूर देख कर जाएंगे कंपनसेशन और रिहेबिलिटेशन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बनता है लैंड रिवेन्यू का। लैंड रिवेन्यू क्या होता है और क्या क्या प्रोविजंस लैंड रिवेन्यू के यहाँ पर दिए गए हैं। और जब आप लैंड रिवेन्यू पढ़ेंगे तो यहीं पर इसके साथ एक क्वेश्चन पूछा जाता है प्रिंसिपल ऑफ लैंड रिवेन्यू असेसमेंट, यानी कि लैंड रिवेन्यू के असेसमेंट के लिए कौन कौन से प्रिंसिपल्स यहाँ लैंड रिफॉर्म एक्ट के अंतर्गत बताए गए हैं। तो ये क्वेश्चन 20 मार्क्स में अक्सर आपसे पूछा जाता है लैंड रिवेन्यू के रूप में। उसके बाद एक शॉर्ट नोट में आपसे यहाँ पर क्वेश्चन अक्सर रेज कर लिया जाता है डिफरेंस बिटवीन रिवेन्यू एंड रेंट, रेंट और रिवेन्यू में क्या डिफरेंस होता है, तो इसे जरूर देख लें। लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर बचता है पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ सेटलमेंट ऑफिसर, बंदोबस्त अधिकारी के पास क्या क्या पावर्स और फंक्शंस उसके होते हैं। तो इस तरीके से लगभग 25-26 क्वेश्चन यहाँ पर इंपॉर्टेंट रूप में इस पेपर में पूछे जाते हैं। यहाँ पर यूपीजेडए एंड एलआर एक्ट की मैं फिर से बतला रहा हूँ, यूपीजेडए एंड एलआर एक्ट की बात हम कर रहे हैं 1950 की। बाकी एक्ट्स के बारे में आने वाली वीडियोज में हम इसी के बारे में जानेंगे कि किस तरीके से बाकी एक्ट्स में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यूपीजेडए में जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट तरीके से पूछे जाते हैं वो मैंने यहाँ पर आपको बतला दिया। हालांकि एक्ट्स में जितने भी प्रोविजंस दिए गए हैं या किसी भी सब्जेक्ट में जितनी भी चीजें होती हैं सभी इंपॉर्टेंट होती हैं, लेकिन यहाँ पर इन वीडियोस या इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज के तहत हम लॉ के छात्रों के लिए सब्जेक्ट को इजी करने के लिए सीरीज लेकर आए हैं, ताकि वो समझ सकें कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़कर वो इजी तरीके से पेपर को कवर अप कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी, और समझ में आ गई है तो लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।